स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर। कैसे क्वेश्चन रहेंगे? वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, तो जुड़े रहें। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड जीडी और ऑल एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। पीडीएफ आपको इसी चैनल के नाम पर मिल जाएगी, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल। ओके, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे? वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये रहा वन लाइनर। इतिहास यात्रियों से जुड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यात्रियों से जुड़े क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? जो भारत में पहले नंबर पे आया था, पहले नंबर से चीन से, तो वो पहले नंबर पे कौन आया था? फाइयान। कौन था? आंसर आंसर क्या रहेगा अपना? फाइयान। तो भारत से पहले नंबर चीनी यात्री कौन आया था? फाइयान। ओके, भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाइयान। इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों? ये रहेगा अपना आंसर। ओके, फाइयान किस गुप्त शासक के दरबार में भारत आया था? जो फाइयान था, वो फाइयान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? तो अपना वो गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाइयान किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका निपट गया। फाइयान भारत में कितने वर्ष रहा? जो फाइयान चीनी यात्री था, ये भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो ये कितने वर्ष तक रहा दोस्तों? 14 वर्ष तक। कितने दोस्तों? 14 वर्ष। हाँ, हैनसोंग भारत कब आया था? हैनसोंग भारत कब आया था? 629 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 629 ईस्वी में। देखो, चीनी यात्री जो फाइयान था, भारत में सर्वप्रथम आया था। और फाइयान किस गुप्त के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाइयान भारत में कितने वर्ष तक रुका था? तो ये अपना 14 वर्ष तक रुका था। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक रुका था। हैनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गया था? हाँ, जब हैनसोंग आया था अपने भारत में, तो ये कौन सी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था? तो ये पढ़ने के लिए गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सी विश्वविद्यालय में दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड निकालता हूं। ओके, ये रही नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। मैंने नेक्स्ट स्लाइड निकाल ली है। ये रहे क्वेश्चन। मैंने इसमें नंबर नहीं डाले हैं, डायरेक्ट ऐसे ही है। ओके, ठीक है। हैनसोंग की पुस्तक का नाम क्या था? जो हैनसोंग ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सीयू की। क्या नाम था दोस्तों? सीयू की। इतनी सी बात सबको समझ में आई? ठीक है। इत संघ भारत कब आया था? ये आया था 7वीं ईस्वी में। मैंने एक क्वेश्चन आपको कल भी कराया था शायद। ये क्वेश्चन कल कराया था, ये भी क्वेश्चन कल कराया था। इति संघ ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का। किसका किया था? नालंदा। किसका किया था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय। अलबरूनी भारत के साथ आया था? सॉरी, अलबरूनी भारत किस शासक के साथ आया था? अलबरूनी भारत किस शासक के साथ आया था? बताइए। महमूद गजनवी। किसके साथ आया था दोस्तों? महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। ओके, तो इस बात सबको समझ में आ गई होगी। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे शायद, मुझे लगता है रिपीट हो गए क्वेश्चन इस स्लाइड के। कोई दिक्कत नहीं, तो आपका रिवीजन तो हो रहा है ना। अलबरूनी किस प्रसिद्ध की पुस्तक थी? किताब उल हिंद। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड ये रही। देखो, मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, बढ़िया हेडिंग बाई हेडिंग पढ़ाऊंगा। आप वो लूसेंट की बुक उसको खोल के रख लें आगे, और उसी के क्वेश्चन है, बस इंपोर्टेंट मैंने फैक्ट निकाले हैं। ओके, पुरातत्व अभिलेख संबंधी अपनी हेडिंग रहेगी, पुरातत्व अभिलेख संबंधित या संबंधी वन लाइनर क्वेश्चन। मैंने थ्योरी नहीं ली, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। आपको क्वेश्चन वो 2026 वाली या 2025 वाली लूसेंट की बुक है, उसको सामने रख लीजिए, उसी से क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को। ओके, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था? कौन सा था सबसे प्राचीन अभिलेख? कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा था दोस्तों? हाथी गुफा
अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? खारवेल से। किससे संबंधित दोस्तों? खारवेल। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई हुई उम्मीद है मुझको। तो मैं इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं क्वेश्चन कितना है। एक क्वेश्चन और रहा है इसका। सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा था? सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा था दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख। ये सबसे प्राचीन था, मतलब बहुत पुराना अभिलेख था। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकालता हूँ, ये रही नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने उसी पुरातत्व से, क्योंकि हेडिंग बाय हेडिंग क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ओके, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़, जूनागढ़ मतलब ऐसे दिख रहा है, जूना मतलब गूंजा से, गूंजा, और रुद्र मतलब रू, ऐसे रूंद गूंजा से बर्तन को क्या कर दो, अपन बर्तन मानते क्या करते हैं? रुद्र से, ऐसे रूंद से देते हैं, समझ रहे हो? तो जूनागढ़ अभिलेख किससे है? रुद्रदामन से। किससे है? रुद्रदामन से। इतना बात समझ में? मैंने ट्रिक बताई है, ट्रिक क्या बताइए दोस्तों? ट्रिक याद करने की। प्रयाग प्रस्तुति किस शासक से संबंधित है? जो प्रयाग प्रस्तुति है ना, वो किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है दोस्तों? समुद्रगुप्त से। जो प्रयाग प्रस्तुति किस शासक से संबंधित? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? ये पुस्तक है ना प्रयाग प्रस्तुति, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? हरिसेन। कौन थे? इसको किसने लिखा था इस पुस्तक को? हरिसेन ने। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। हरिसेन ने लिखा। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन और आ रहा है अपने, ये रहा क्वेश्चन। इस पे क्या लिखा? नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र सतकर्णी से। जो अपना नासिक अभिलेख था वो किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र सतकर्णी से। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई। मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? क्या? मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे जुड़ा हुआ दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय से। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके, बस आपको आंसर देते जाओ, मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। ओके, पुरालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या लिखा इसमें? पुरालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? यदि आप इपिग्राफी बोल सकते हैं इंग्लिश में, या नहीं फिर पुरालेखन शास्त्र। क्या बोल सकते हैं? पुरालेखन शास्त्र। समझ में आई थी इस बार? पुरालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेखन शास्त्र। एक बार पढ़ते जाओ, मैं आपको रैपिड फायर कराऊंगा लास्ट में, जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो जाए। भारतीय मंदिर कला का स्थापत्य क्या था? भारतीय मंदिरों कला का स्थापत्य क्या था? भारत के मंदिरों की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? एक सेकंड, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये है यहाँ से क्वेश्चन। भारत के मंदिरों की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? भारत के मंदिरों की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? वास्तुकला शैली। कौन सी थी दोस्तों? वास्तुकला शैली। मैं रेड कलर ले रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लग रहा हो काला। भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सी थी? वास्तुकला शैली। ठीक है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? जो उत्तर भारत के मंदिर है ना, उसकी शैली क्या कहलाती है? जो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? जो उत्तर में है ना, ठीक है, तो नागर शैली। वो किस शैली में आते हैं? नागर शैली में। भारत के मंदिर क्या है? वास्तु शैली में। ओके, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाना। और आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम एसएससी, टेलीग्राम एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। ओके, अपन सर्च कर लेना वहां पे, आपको दिख जाएगी। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली। ये आपको लग रहा है क्वेश्चन के है ना इंपोर्टेंट कि नहीं? दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली। उम्मीद है आपको मुझे इतनी समझ में आ गए होंगे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड ये रही। ठीक है, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण किस शैली से मिलता है दोस्तों? नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण मिलता है बेसर शैली से। किस शैली से मिलता है? बेसर शैली से। पंचायत शैली का अर्थ क्या होता है? जो अपनी पंचायत शैली होती है उसका अर्थ क्या होता है? एक मुख्य मंदिर के चारों ओर चार सहायक मंदिर। एक तो मुख्य मंदिर होता है, एक देखो बीच में क्या रहता है? एक मुख्य मंदिर, उसके चार सहायक मंदिर होते, एक इस टाइप से, एक इस टाइप से, सॉरी एक इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से रहते हैं। तो क्या बोल रहा? पंचायत शैली का अर्थ क्या होता है? एक तो मुख्य मंदिर के चारों ओर, एक मुख्य मंदिर के चारों ओर और चार सहायक मंदिर होते हैं। एक मुख्य मंदिर के चारों ओर और चार क्या होते हैं? सहायक मंदिर होते हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी।
पंचायत शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या था? पंचायत शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या था? तो पंचायत शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था कंदरिया महादेव मंदिर। क्या था? खजुराहो में है जो कंदरिया महादेव मंदिर। कहाँ पे? खजुराहो में। जो किसने बनवाया? चंदेल वंश ने बनवाया। ओके, ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। इतनी सी बात सबको समझ में आई? इतनी सी बात सबको समझ में? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में? गुजरात में। लिंगराज मंदिर कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड ये रही। अब पढ़ेंगे अपन प्रयोग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। ओके, समझ में आई? ये रही आपकी हेडिंग और ये रहे आपके क्वेश्चन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का विभाजन किन तीन भागों में किया गया था या किया गया? इतिहास का विभाजन किन तीन भागों में किया गया दोस्तों? बताइए। प्रयोग ऐतिहासिक काल में, है ना, आदि ऐतिहासिक काल में और इतिहास में। ये है तीन। इतनी सी बात सबको समझ में आई? प्रयोग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है। जिस काल जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं था, प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री का। ओके। प्रयोग ऐतिहासिक काल को किन युगों में बांटा गया है? प्रयोग ऐतिहासिक काल को किन युगों में बांटा गया? तो पाषाण युग और कांस्य युग और लोह युग, तीन युग में बांटा गया। इसको कितने में बांटा है? तीन। वो कौन कौन से? पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है मेरे को। मानव विकास का प्रारंभ किस युग से माना गया? जो मानव विकास का प्रारंभ हुआ था वो किस युग से हुआ था? जो मानव पहले पहले आदि मानव थे, फिर बड़े हुए, थोड़े और हुए, थोड़े और बढ़ते 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 अब अपन जैसे मानव बन गए। तो ये प्रारंभ कहां से हुआ था? ये हुआ था पुरापाषाण काल युग में। पुरापाषाण काल युग से हुआ था ये प्रारंभ। ओके, तो इस बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। क्योंकि लूसेंट के क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको अच्छे से रीड द क्वेश्चन हियर केयरफुली, तो आपको समझ में सब आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। ऐसे जूम कर लूं क्या मैं, जिससे आपको भी दिखेगा मेरे को भी दिखेगा? ओके। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये देखो क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है, आप बताओ है कि नहीं? आग का आविष्कार किस 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 सॉरी आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुराण पाषाण काल में। पुराण पाषाण काल में। ओके। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? कृषि का आरंभ हुआ था नव पाषाण काल में। देखो आग किस में हुई थी? पुराण पाषाण काल में। कृषि कब आई थी? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सबसे पहले पालतू पालतू पशु कौन था? पालतू पशु कौन था? ठीक है। देखो, मानव द्वारा सबसे पहले पालतू पशु कौन था? तो कौन था? कुत्ता। किसको पालते थे पहले? मानव कुत्ते को पालते थे। आपने सुना होगा कि साक्षी कुत्ते के मिले थे, तो कुत्ते को पालते होंगे, क्योंकि पता तो वहीं से चला जब साक्ष्य मिले थे। ठीक है। पहली धातु जिसका प्रयोग मानव ने किया वो क्या थी? तांबा। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। ठीक है। कृषि का सबसे पहला प्रमाण भारत में कहां से मिला था? कृषि का सबसे पहला प्रमाण भारत में कहां से मिला था? मेहरगढ़ से। महियरगढ़ से। ओके, कहां से मिला था दोस्तों? महियरगढ़ से। कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला था? महियरगढ़ से। इस बात से आपको समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड लगाता हूं, ये रही नेक्स्ट स्लाइड। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, लास्ट तक बने रहें। भारत में प्रथम फसल कौन सी मानी जाती है? भारत में प्रथम जो प्रथम फसल थी, भारत में सबसे पहले कौन सी फसल को बोया गया था? गेहूं को। क्या थी? गेहूं। भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किए गया अनाज कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले कौन सा अनाज का प्रयोग किया था? चावल का। देखो, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम किया था चावल को, लेकिन प्रथम फसल थी गेहूं। मतलब गेहूं को ज्यादा लोग बोते थे, लेकिन प्रयोग किसका किया था? सबसे पहले चावल का। ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। ये रही आपकी नेक्स्ट हेडिंग। मैं एक सेकंड इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हेडिंग रही अपनी ये वाली, तो इसको मैं थोड़ा
ये कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये रहे हेडिंग, प्राचीन भारत सामान्य तथ्य। तीसरी हेडिंग है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ये बात आपको पता है, सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। भारत में शिवलिंग की पूजा का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? भारत में शिवलिंग की पूजा का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा से। कहां से मिला दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है। इतनी सी बात सबको समझ में आई। भारत का शिवलिंग की पूजा का सर्व प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा से। हड़प्पा युग के लोग क्या करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ये रहे अगले क्वेश्चन, सुन, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध थी? जो भीमबेटका की गुफा थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग्स। किसके लिए? शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स। भीमबेटका कहां से है? ये मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, उड़ीसा। ओके। भीमबेटका को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? भीमबेटका को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? 2003 में। भीमबेटका को विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को में शामिल कब किया था? यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? 2003 में। ओके। भीमबेटका की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, भीमबेटका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। समझ में आ गई आपको इतनी सी बात। हम नेक्स्ट स्लाइड ये रही। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो देखो दोस्तों, आप लूसेंट की बुक को निकाल के रख लीजिए आगे। मैं उनकी वो हेडिंग वाइज मैंने उसके क्वेश्चन निकाले हैं। आप ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप उस बुक को निकाल के बैठिए ना आगे, आपको फैक्ट्स वाइज वहीं से पता चल रहा है कि यहाँ से लिए सर ने। ओके, सॉरी भाई ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 से 1922 में। कब हुई थी? 1921 से लेकर 1922। कब हुई थी? 1921 से लेकर 1922। ठीक है, कब हुई थी? 1921 से लेकर 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो ये किस युग की थी? कांस्य युग की। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये आपने क्वेश्चन बार बार पढ़ा होगा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? सॉरी, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। देखो, सिंधु सभ्यता की खोज भी दयाराम साहनी ने की थी, हड़प्पा की खोज भी 1921 में दयाराम साहनी ने ही की थी। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलते जुलते हैं थोड़ा। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी। 1922 में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड ये रही। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ये रही। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो ही था, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि लोहा कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किन लिपि का प्रयोग करते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो उनकी लिपि क्या थी? क्या थी लिपि? चित्रलिपि। ठीक है, क्या थी दोस्तों? चित्रलिपि। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। कौन सा था दोस्तों? लोथल। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। कौन सा था? लोथल। सॉरी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? जो दोस्तों, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? वो था राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी, हरियाणा। किसका था दोस्तों? राखीगढ़ी, हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालता हूं। नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपकी। तो अपनी ये लास्ट स्लाइड थी दोस्तों। तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो बने रहिएगा लास्ट तक। आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू।